वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्टडी फार सिविल सर्विस के आपके अपने परिवार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने यूपी पीसीएस मैनेज 2025 के संबंध में जो क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स को देख रहे हैं उसकी श्रृंखला का आज हमारा चौथा दिन है। और आज हम लोग सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। और पहला सवाल हमारा है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने के लाभों और चुनौतियों पर संक्षेप चर्चा करें। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला सवाल। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके यूपी पीसीएस में जो सवाल आते हैं वो एक 8 मार्क का आता है और एक 12 नंबर का आता है। तो जो 8 नंबर वाला होता है उसमें लगभग 125 वर्ड आपको लिखने होते हैं, और जो 12 नंबर का होता है उसमें आपको 200 वर्ड लिखने होते हैं। तो आप सभी को इन शब्द सीमा का पालन करना होगा, जिससे आपके जो सभी क्वेश्चन हैं वो टाइम पर और शब्द सीमा में लिखें, तभी आपको इसका फायदा होगा और तभी आप तो सभी क्वेश्चन को सही टाइम पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। आपको हमेशा अपने जो क्वेश्चन के नंबर दिए गए उसके अकॉर्डिंग ही शब्द सीमा को लिमिट करके लिखना है। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया हमारा, और आप लोग इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ब्रीफली डिस्कस दैट एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला सवाल। और सबसे पहले हम उसका इंट्रो देखते हैं। तो इंट्रो का लिख सकते हैं हम उसका कि भारत में लगभग 11,098 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, जिसमें लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रो। और आगे हम बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है, जो 24 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रो। इंग्लिश में भी आप लोग इधर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है। जिसका जो मीडियम है वो उस हिसाब से अपने अपने क्वेश्चन को, मेरे मॉडल आंसर है उनको देख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हमारा दिया द नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016 डिक्लेयर्ड 111 वाटरवेज एज नेशनल वाटरवेज पासिंग थ्रू 24 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज यानी यूटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इंट्रो। अब हम देखते हैं इसके लाभ क्या है, हमारे एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला लाभ क्या है हमारा, जो परिवहन का जो पर्यावरण अनुकूल तरीका है ये वाला, क्योंकि इसमें जो प्रदूषण होता है वो इसमें कमी देखी जाती है। क्योंकि जो हमारे रोड पे मोटर गाड़ी चलती है उनमें से कई हानिकारक प्रदूषण निकलते हैं, पर जो गंगा में बोट चलती हैं या जो हमारे बड़े बड़े शिप होते हैं उनमें प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा इसकी जो लागत है वो कम है। ठीक है, इसके अलावा जो ऊर्जा कुशल है, क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल की खपत कम देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग नए नए जो क्या कहते हैं नए रोजगारों को यहाँ पर सृजन दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग पानी में जलमार्ग को विकसित करेंगे तो उसके लिए काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर एक तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो पिछड़े क्षेत्र है अगर वहाँ पे हम लोग इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे तो वहाँ के क्षेत्रों को सभी लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ तक कनेक्टिविटी हो पाएगी। ठीक है, हम लोग इसको नॉर्थ ईस्ट को कोलकाता है, हमारा जो गंगा नेशनल गंगा जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है हमारा, यानी गंगा नदी पे जो बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश होकर पश्चिम बंगाल तक जाता है। इसको हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट तक इसी तरह से अन्य मार्गों को भी जोड़ेगा। इसके अलावा जो सड़कें हैं और जो रेलवे है, इस पर भीड़ भाड़ कम होगी, इस पर दबाव कम होगा। इसका ये क्या फायदा क्या होगा, जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, तो ये हो गया अन्य कारण। ठीक है, और और, और हमारा 8वां पॉइंट क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी हो पाएगा, क्योंकि भारत अगर इसके माध्यम से अपने जो सामान है उनको निर्यात करेगा तो उसकी जो कॉस्ट कम आएगी, तो कॉस्ट कम आएगी तो भारतीय उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, जिससे भारतीय निर्यात की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कम्पिटेटिव इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लो कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंट। तो ये क्या हो गया, हमारे लाभ हो गए। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, चैलेंजेस को देखते हैं। अगर हम इसके चैलेंजेस को बताएं तो क्या है कि जो इनलैंड वाटरवेज है हमारे, वो केवल जो हमारा व्यापार होता है उसमें 0.4% का ही हिस्सा रखते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, बहुत कम भागीदारी है हमारी जलमार्ग है उनकी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो हमारे यहाँ जो रेलवे की गति है या रोड पे हम लोग जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो एकदम, मतलब आज के तो करीब करीब रेलवे की स्पीड हो गई वो 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर पर एवरेज हो गई है। ठीक है, और रोड वाली इससे भी ज़्यादा है। पर जो हमारा शिप वाली होती है वाटरवेज पे जो स्पीड है ट्रांसपोर्ट की वो अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अलावा हमारे पास अभी जो जो हमारा बुनियादी ढांचा है उसमें कमी दिखाई पड़ती है। ठीक है, हमारे पास अभी पर्याप्त पोर्ट नहीं है। ठीक है, जो अन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमें कमी कमी दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा तकनीकी बाधाएं भी हैं। तकनीकी बाधाएं क्या क्या हैं, कभी कभी हमारे जो जहाज जो पुराने उपकरण है ये भी हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और अंतर्राज्यीय जल परिवहन निगम को जो प्रभावित करते हैं उनमें एक नौवहन बाधा भी है। ठीक है, चलिए अब हम अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट हमारा है
कि जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं उनमें भी हमको यहाँ पे प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे हमारा एक क्या हो सकता है, जैव विविधता का हानि हो सकता है। जो आवास है, जैसे हमारे डॉल्फिन रहती है तो उसकी जो आवास है उसको प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जल में प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, ये सारे इन्वायरमेंट इश्यूज हैं। इसके अलावा ड्रेजिंग की सिस्टम हो सकता है। ड्रेजिंग मतलब जो गाद वगैरह जमा हो जाता है नदियों में, उसकी वजह से जो हमारे शिपमेंट होते हैं उसमें प्रभावित होते हैं। तो ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने देखा है। 8वां पॉइंट क्या हो सकता है हमारे पास, इंटरमॉडल कनेक्टिविटी बहुत कम है। जैसे एक जगह से हम लोग चले हैं, ठीक है, दूसरी जगह रुकना होता है, फिर हम चलते हैं, फिर चलते हैं, तो ये नोड्स इंटरमॉडल कनेक्टिविटी वाले ये भारत में अभी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां जैसे जो हमारे साउथ में पाई जाती हैं, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, नीचे और भी आ जाए तो पेरियार है। जो नदियां हैं इनमें मौसमी है। पहली बात मतलब इनमें केवल बरसात के समय ही पानी दिखाई पड़ता है। दूसरा, चट्टानी भूभाग है, जिसके कारण यहाँ पर जो शिप में वगैरह है उनको चलाने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो हिमालयी नदियां हैं उनमें समस्या क्या है, इनमें जो जल आता है बरसात के समय उसके कारण बाढ़ पैदा हो जाती है। अब बाढ़ के समय यहाँ पर क्या कहते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट करना एक क्या कह सकते हैं, हानिकारक, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खतरनाक कार्य हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 10। ठीक है, ये सारे पॉइंट से आपको चैलेंजेस में दिखाने थे। आप इनको अगर पॉइंट 108 नंबर में आता है तो उस हिसाब से कुछ पॉइंट कम कर सकते हैं, और 12 नंबर में है तो आप 10 के 10 पॉइंट को लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले कुछ बता सकते हैं कि सरकार के द्वारा लगातार जो हमारे नेशनल वाटरवेज हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ सरकार के द्वारा नमामि गंगे के तहत नदियों की सफाई और इंटरमॉडल कनेक्टिविटी आदि को बढ़ावा देकर सरकार जो हमारा जल परिवहन मार्ग है उसको लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इस तरह आप कोई भी कंक्लूड करके ये पहले आंसर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा पॉलिटिक्स है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, जो लगातार कई पीवाईक्यू में पूछा जाता रहा है। तो सवाल नंबर क्या है दूसरा हमारा, हमारा सवाल नंबर दूसरा है संविधान संशोधन 42 में से। तो ये हमारे सवाल, व्हाट आर द की प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड बाय 42 सेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एंड हाउ आर दे सिग्निफिकेंट। तो ये हो गया हमारे सवाल नंबर 2। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि इंट्रो के रूप में क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इंट्रो के रूप में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को पारित किया गया। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से मूल संरचना, मौलिक अधिकार, संघीय संशोधन आदि को प्रभावित किया गया। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो की प्रोविजंस कहते हैं इसमें, इसमें प्रियम्बल यानी जो हमारी प्रस्तावना है उसमें चेंजेस किए गए और 3 वर्डों को शामिल किया गया। कौन कौन सा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड हमारे शामिल किए गए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व ये हो गया, इसके माध्यम से प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटी सोसाइटी, सेकुलरिज्म एंड नेशनल यूनिटी। इसके माध्यम से समावेशी और समतापूर्ण समाज, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, पार्ट 4A, जो पार्ट 4A है उसके माध्यम से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। इसका महत्व क्या है, इसके माध्यम से नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, सद्भावना को बढ़ावा देना इत्यादि को शामिल किया गया। तो यह हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसके माध्यम से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जो डीपीएसपी है हमारे, उनको भी शामिल किया गया। जिसमें 3 डीपीएसपी को शामिल किया गया। कौन कौन से, समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रबंधन और संरक्षण में सिंधुओं की भागीदारी। तो ये हमारे 3 पॉइंट है जो डीपीएसपी के रूप में शामिल किए गए। इसका महत्व क्या हो गया कि सभी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच के अधिकार को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। और इसके माध्यम से और जो जो हमारा जो डीपीएसपी में जोड़े गए उनमें दूसरा वाला था, ये पहला वाला था कानूनी न्याय। दूसरा क्या है, 43A, औद्योगिक सद्भाव और श्रम सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, और 48 अनुच्छेद आर्टिकल 48 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जानकारी, कार्य और नीतियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। ठीक है, तो हमारे जो 3 डीपीएसपी जोड़े गए उनमें कौन कौन से शामिल है, समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। दूसरा दूसरा क्या है हमारा, औद्योगिक सद्भाव और श्रम सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। और तीसरा क्या हो गया, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना। तो ये 3 पॉइंट हमारे जोड़े गए। इसके अलावा जो हमारे 5 सब्जेक्ट थे उनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, मतलब राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उनमें कौन कौन से शामिल है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड बेट्स एंड मेजर्स। तो ये 5 पॉइंट थे, यानी 5 विषय थे जिनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जो केंद्र सरकार की पावर थी उसको बढ़ावा मिल गया। कैसे, क्योंकि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा और
और क्या कहते हैं समान नीतियाँ, यूनिफॉर्म पॉलिसीज। ठीक है, यूनिफॉर्म पॉलिसी कैसे है, जैसे 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटें स्थिर हो गई हैं। ठीक है, जो सीटें 1971 में थी उन्हीं के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों को क्या कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया। ठीक है, तो इसका इसका महत्व क्या हुआ, इसका महत्व ये हुआ कि परिवहन नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपायों को बढ़ावा मिला। तो ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। इसके अलावा छठा पॉइंट क्या है हमारा, भाग 14 ए इसमें के माध्यम से ट्रिब्यूनल्स यानी जो हमारे प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, उनको गठन किया गया, जिसके माध्यम से न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया, जिसके माध्यम से जो हमारे जो प्रशासनिक मामले हैं उनके संबंध में न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स को गठित करके। जैसे कैट का निर्माण भी इसी के तहत किया गया है। ठीक है, कैट का निर्माण भी इसी के तहत किया गया, सैट कैट इन सभी का निर्माण भी इसी भाग 14 के तहत किया गया। ठीक है, इसका महत्व क्या है, जो हमारे अदालतों में जो बोझ है उसमें कमी आई और विवादों का समाधान कुशलतापूर्वक किया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या है हमारा, 7वां पॉइंट ये है हमारा कि संवैधानिक संस्था संशोधनों को यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनको जांच से परे किया गया। ठीक है, मतलब जो हमारे जो संवैधानिक संशोधन होते हैं अब उनमें जांच की जो प्रक्रिया होती है उसको रोक दिया गया। इसका प्रभाव ये था कि सर्वोच्च न्यायालय को केंद्रीय कानूनों की वैधता का आकलन करने का विशेष अधिकार है। ठीक है, यानी आर्टिकल 131 में ऐसा प्रोविजन किया गया। ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा की पावर है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू और जो रिट अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, उसको सब कम करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसका प्रभाव ये था कि संसद के जो अधिकार थे उनको मजबूत करने का प्रयास किया गया। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 226 में संशोधन करके ऐसा करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे डीपीएसपी हैं उनको फंडामेंटल राइट पर वरीयता प्रदान की गई। ठीक है, यानी सरकार डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यानी फंडामेंटल राइट से ऊपर डीपीएसपी को रखा गया। ठीक है, इसके अलावा 10वां पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह से बात किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल जो भी सलाह राष्ट्रपति को देगा वो उसको माननी पड़ेगी, ऐसा प्रोविजन किया गया। 11वां पॉइंट ये था हमारा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। ठीक है, तो जो उनका कार्यकाल 5 वर्ष से होता है उसको बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। ठीक है, 12वां पॉइंट हमारा है कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य किसी भी को सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दिया गया। यानी जो कि कोई कानून की व्यवस्था हो जाए या गंभीर व्यवस्था उत्पन्न हो जाए, कोई संकट उत्पन्न हो जाए, इस स्थिति में केंद्र सरकार को जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं उनको तैनात करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट 13 अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के निर्माण का प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस। ठीक है, इसका भी प्रोविजन यहाँ पे किया गया, इंग्लिश वाला भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 पॉइंट। और सिग्निफिकेंस क्या था इसका, स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फोरकास्टिंग इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करना, न्यायपालिका में समावेशता और विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 13 पॉइंट। अब इन जो पॉइंट हमने आपको सारे बताए हैं इनको आप लोग अपने 8 को नंबर के क्वेश्चन है और 12 नंबर के क्वेश्चन उस हिसाब से डिवाइड करके महत्व के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं, चेंजेस इन फेडरल सिस्टम, जो हमारी संघीय संरचना थी इसमें क्या बदलाव आया, संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। ठीक है, आपात के दौरान केंद्र सरकार की जो पावर थी इसमें वृद्धि की गई, न्यायिक शक्तियों में कटौती की गई। ठीक है, अब मूल अधिकारों का जो हमारे डीपीएसपी थे उनको वरीयता दी गई। तो ये इसका क्या था, संघीय ढांचा में बदलाव था। और लास्ट में आपको कंक्लूजन करके पूरा अपने आंसर को समाप्त कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या था कि जो प्रोविजंस थे पहले उनको बता दिया, किसका महत्वपूर्ण, हमने उनको साथ साथ उनके सारे महत्वों को बताया। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना था, उसके बाद जो हमने प्रोविजन सबको बताया, इनमें से अपने क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे उनको लिख लेना है। ठीक है, 5, 7, 8 जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, अगर 12 नंबर में आ जाए तो आपको जो 12-13 पॉइंट है इनको छोटे छोटे फॉर्म में लिखा सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे साथ साथ में इनका महत्व भी बताते हुए निकल सकते हैं। और जो हमारे संघीय संरचना में क्या बदलाव आया ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। और इन इन सभी सवालों को लिखने के लिए आपको पहले तो पर्याप्त रूप से कंटेंट होना चाहिए कि आपके सवाल एक जगह इकट्ठा मिले, कि आपको पता ही नहीं होगा कि भारतीय संविधान संशोधन के माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया, तो आप इन सभी प्रोविंशन नहीं लिख पाएंगे। और आपको इन सभी भाषाओं पे सबसे ज़्यादा अधिक क्या कहते हैं, अपनी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, अपनी कंटेंट पे पकड़ होनी चाहिए, अब तो मटेरियल वो अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अब हमारे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको जो हमारे यूपीपीएससी मेंस 2025 तैयारी के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल ग्रुप चलाया जा रहा है। आप अगर 2026 का भी मेंस देना चाहते हैं तब भी आपको यहाँ पे लाभ होने वाला है, आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके माध्यम से आपको GS 1 से लेकर GS 6 तक के सभी जो हमारे
जीएस मटेरियल है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। पूरा कोर्स अपडेटेड होगा, नोट्स अपडेटेड होंगे। यूपी स्पेशल के संबंध में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, इन सभी को दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मॉडल आंसर भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है। और आप हिंदी, जनरल हिंदी जो यूपीपीसीएस मेंस में 150 नंबर की आती है, उसको अपनी अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। हिंदी के 10 टेस्ट दिए जाएंगे, इसके अलावा मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे और फुल राइटिंग चेकिंग होगा, फीडबैक आपको सभी में दिया जाएगा। और हमारा एक मॉडल आंसर प्रोग्राम चल रहा है 90 डेज का, जिसमें एक है विदाउट मॉडल आंसर वाला, एक है मॉडल आंसर के साथ। और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं उनको कराया जाएगा, आप इन पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा निबंध जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण कंटेंट है यूपी मेंस के संबंध में, उसके लिए आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें 36 टॉपिक्स इससे कराए जाएंगे, आपको फीडबैक दिया जाएगा वॉइस मैसेज के माध्यम से, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, कंप्लीट चेकिंग होगी। ठीक है। तो ये हमारे पेड कोर्स है। और अधिक जानकारी दिए आप ज्ञान सर का जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इन नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर कंटेंट के अलावा आपको लगता है कि आपकी कंटेंट है आपके पास और सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक के सेक्शनल टेस्ट भी शामिल है, फुल लेंथ टेस्ट भी शामिल है, और केवल यूपी स्पेशल संबंध में यानी 5वें और 6ठे पेपर के संबंध में ये भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो आप जो भी आपकी नीड हो उसके हिसाब से आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। या हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है। अगर आप अपने अटेम्प्ट को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया हम आज का थोड़ा सी जानकारी जो आपको बताना चाहते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा, जो पेपर थर्ड से पूछा गया है। सवाल नंबर 3 हमारा है, identify the major obstacles faced by the solar energy sector in India. Highlight the steps taken by the government to enhance the solar energy capacity. ठीक है। तो सवाल नंबर 3 हमारा है कि भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र को सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करें। सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें। तो ये हो गया हमारा सवाल। और हमारा सबसे पहले इंट्रो लिखना है। इंट्रो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 3000 घंटे धूप रहती है, जिसमें लगभग 5,50,000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों, कि भारत लगभग जो हमारा जो कर्क रेखा है उसमें आ जाता है। ठीक है। तो विषुवत रेखा से ऊपर जो है विषुवत रेखा है और कर्क रेखा, इन दोनों के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर भारत स्थित है। तो यहाँ जो हमारी धूप आती है उसकी क्षमता ज्यादा है। ठीक है। लगभग 3000 घंटे हमारे प्रतिवर्ष घंटे धूप की, सूरज की जो धूप है वो आती रहती है। इसके माध्यम से भारत में सौर ऊर्जा क्षमता की जो उत्पन्न करने की क्षमता है वो काफी अधिक ज्यादा है। ठीक है। वर्तमान में अगर डाटा आप बताना चाहें तो जो 2014 में 2.8 गीगावाट हमारी सौर क्षमता थी, जो 2024 में बढ़ के 82.6 गीगावाट तक हो गई है। इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के अनुसार 2030 तक भारत लगभग 18% अपनी बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा से कर पाएगा। ठीक है। ये वाले डाटा आप डाल के अपने इफेक्टिव आंसर को शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें बाधाएं क्या हैं। सबसे पहले ये पूछा गया कि आने वाली बाधाओं की पहचान करिए। तो हमारी सौर ऊर्जा में बाधाएं क्या है। तो बाधा पहले है आयात निर्भरता। ठीक है। आयात निर्भरता कैसे, कि भारत अभी भी अपने जो सौर सेल है यानी फोटो सोलर सेल्स है, फोटो वोल्टेरिक सेल है और लिथियम के लिए चाइना पर निर्भर है। ठीक है। तो जो कच्चा पदार्थ है हमारा सौर एनर्जी को उत्पन्न के लिए, उसमें आज भी भारत कहीं ना कहीं आयात पर, चीन पर निर्भर है। इसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण है यानी यूकोजिशन ऑफ लैंड, हम कोई भी सौर प्लेट लगाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो भूमि का संबंध है उसमें हमारे लिए कर सकते हैं बाधा दिखाई पड़ती है। कभी कभी किसानों से बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर हम ज़्यादा भूमि को सौर ऊर्जा लगा देंगे तो जो हमारी खेती करनी है उसमें कमी आएगी, इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा हमें नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हैं उनमें संतुलन बनाए रखने की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन अपग्रेड्स, ये भी एक नई चुनौती है। क्या है, मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन अपग्रेड्स। ठीक है। और पानी वाला, पानी की कमी वाला क्षेत्र, कहीं कहीं से राजस्थान है, वहाँ पे हमें पानी की कमी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता स्थापित है, लेकिन वहाँ पानी की कमी है। तो इसके कारण एक नई बाधा उत्पन्न होती है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास जो वित्त होता है, लाइक आप अफोर्डेबल वित्त, हमारे पास जो एक सस्ता वित्त होना चाहिए बैंक से माध्यम से, उसमें कमी दिखाई पड़ती है। ठीक है। हमारे पास सस्ता वित्त नहीं होगा तो हम नई सोलर प्लेट भी, सोलर पैनल को नहीं खरीद पाएंगे। एक नई तरह की बाधा को उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कभी कभी हम लोग हीट वेव देखते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगातार, बाढ़ आपदाएं, इसके कारण भी हमारी जो क्षमता है उसमें प्रभावित हो रही है। इसके अलावा अब जो रिटर्न है, जो लॉन्गर रिटर्न है, जैसे हम लोग आज कोई पैनल लगाते हैं तो उसमें रिटर्न मिलने वाला है, उसमें लंबे समय की अवधि लगती है, जिसके कारण कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता है। ठीक है। तो इस कारण भी जो रिटर्न की लंबी अवधि के कारण यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम दिखाई पड़ता है। उसके अलावा जो लोड की समस्या है वो भी हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि रात के समय मांग अधिक होती है और उस समय लेकिन सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती। ठीक है। तो ये भी एक मेन कारण हो गया। इसके अलावा एक मुख्य कारण से है पर्यावरण चिंता यानी इन्वायरमेंटल कंसर्न, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा सोलर बेस्ड होगा
वो भी हमारे अवशिष्ट को बढ़ावा देगा। भारत में 2030 तक लगभग 35,000 मीट्रिक टन सौर अपशिष्ट उत्पन्न करेगा। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन की भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। सिलिकॉन यानी पीवीसी का जो मुख्य घटक है उससे कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जो हमारी स्थानीय सामग्री और वनस्पति है, जीव जंतु है, उनको भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं प्रभावित करेगा हमारी ये सोलर प्लेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा हमारे पास जो स्किल्ड लेबर है, वर्क फोर्स है, उसकी भी कमी दिखाई पड़ती है। भारत में केवल 5% ही स्किल्ड लेबर पाई जाती है। ठीक है, तो एक मुख्य कारण बाधा का ये भी है कि हमारे पास कुशल कार्यबल की कमी है। इसके अलावा जो लागत की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, शुरुआती लागत बहुत ज़्यादा है, तो जो परिचालन लागत है वो अधिक दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कुछ बाधाएं हैं जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स हैं जो सरकार ने उठाए हैं इन सौर ऊर्जा की जो चुनौतियां हैं इनको कम करने के लिए। पहला स्टेप्स क्या है हमारा, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना, इसका फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान। ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान, ठीक है, महाअभियान। तो ये हो गया। इसके माध्यम से 2026 तक, कितना, 2026 तक 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और 10 लाख सोलर डीजल पंपों की जगह सौर पंप को लगाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा हमारा है क्या है, सृष्टि। क्या है, सृष्टि। तो इसके माध्यम से, सृष्टि परियोजना के माध्यम से छत पे जो हमारी सोलर प्लेट लगाई जाती है उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। जो रूफटॉप प्रोजेक्ट है उनमें यानी छत पे सोलर प्लेट को लगाने का प्रयास किया जा रहा है सृष्टि के माध्यम से। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, इसके माध्यम से लगभग सरकार के द्वारा 2026 के बजट के लिए लगभग 80% से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है और 10 मिलियन घरों में बिजली पैदा करने का लक्ष्य इसमें शामिल किया गया है। कितना, 10 मिलियन लोगों को, घरों को बिजली पैदा करना, सोलर बिजली पैदा करना, और 20,000 करोड़ रुपए का इसमें क्या कहते हैं बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम, इसके माध्यम से भी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत ने फ्रांस के साथ शुरुआत किया 2015 में, ये भी भारत में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम लोग ISA बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा 6 पॉइंट है वो क्या है, ग्लोबल सोलर फैसिलिटीज फंड। ग्लोबल सोलर सोलर फैसिलिटीज फंड, इसके माध्यम से फंड फंड को एकत्रित किया जाता है जो हमारे सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का कार्य करता है। 7वां पॉइंट क्या है हमारा, नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन, इसके माध्यम से 2022 तक 100 गीगावाट सोलर ऊर्जा उत्पन्न करने का टारगेट रखा गया था। ठीक है, तो ये होगा 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है हमारा, PLI स्कीम पार आत्मनिर्भर भारत इन सोलर एनर्जी सेक्टर। PLI स्कीम के माध्यम से जो हमारे पीवी घटक हैं, पीवी सोलर पैनल है और लिथियम है, इन सभी में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है सोलर सेक्टर के लिए। ठीक है, इसके अलावा पीएम सूर्योदय योजना भी इसी का एक भाग है। ठीक है, अगर कोई लोग FDI करना चाहता है तो सूर्य जो हमारा सोलर सेक्टर है इसमें लगभग 100% FDI की मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसके अलावा सोलर पार्क स्कीम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और वित्तीय छूट के रूप में सरकार के द्वारा 10% तक टैक्स छूट, 30% सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए जो आपको बताने थे कि सरकार कौन कौन से स्टेप्स उठा रही है। सबसे पहले हमने बताई बाधाएं क्या है, ठीक है, फिर हमने बताया सरकार के स्टेप्स क्या है। ठीक है, लास्ट में आपको कंक्लूड करके लिख देना है। कंक्लूजन करके क्या लिखना है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 2025-26 का उद्देश्य भारत की रिसाइकलिंग उद्योग को मजबूत करना है। ये पहल नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा को अधिक किफायती सुलभ बनाकर इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित और भारत को प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो ये हमारा पूरा हो गया सवाल नंबर 3। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक सवाल है हमारा, 14 से लगातार सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा डिमांड क्या है हमारे क्वेश्चन की। सबसे पहले हमने बाधाएं पूछी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। तो हमने बाधाएं बताई, फिर सरकार के कौन कौन से स्टेप्स बताए हैं उन्होंने हमको, उस पर हमने प्रकाश डाला है। ठीक है, तो ये होगा हमारा सवाल नंबर 3। चलिए सवाल नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 4 हमारा क्या है, सवाल नंबर 4 है हमारा, सवाल नंबर 4 है हमारा, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। जो हमारा पेपर 5 है यूपी स्पेशल का, उसके संबंध में ये बात पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा इंट्रो के रूप में, इंट्रो क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2022 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा नीति 2022 का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करना या न्यूनतम करना और गैर परंपरागत स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका टारगेट 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों भाषा में देख सकते हैं। अगर हम देखें टारगेट एरियाज क्या है, तो टारगेट जो हमारी पॉलिसी है इसके टारगेट्स क्या है,
सोलर पार्क के माध्यम से लगभग 14,000 मेगावाट सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। रेसिडेंशियल सोलर रूफटॉप के माध्यम से 4,500 मेगावाट ऊर्जा को बढ़ावा देना। नॉन रेसिडेंशियल सोलर रूफटॉप के माध्यम से 1,500 मेगावाट को बढ़ावा देना। और पीएम कुसुम योजना के माध्यम से 2,000 मेगावाट को बढ़ावा देना। ठीक है। और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 22.8 गीगावाट, कितना, 22.8 गीगावाट की अच्छी सौर क्षमता है। इस क्षमता का दोहन करने के लिए राज्य ने नवंबर 2022 में सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की। ठीक है, तो ये होगा हमारा लक्ष्य एरिया, टारगेट एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसकी विशेषताएं देखें तो सबसे पहले विशेषता क्या हो सकती है हमारी, इसके माध्यम से एक नोडल एजेंसी का गठन किया गया जो पहले ही बनी थी। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन है हमारी, और नोडल एजेंसी है हमारी यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी यूपी नेडा। क्या है, यूपी नेडा इसके लिए नोडल एजेंसी है। तो वो हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अयोध्या जो कि एक मॉडल सोलर सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा नोएडा एंड 16 नगर निगम में भी इसी तरह की सोलर सिटीज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये होगा सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, बेस्ड ऑन द 2011 यानी 2011 की सेंसस अनुसार 2011 की जनगणना, कितने, 2011 की जनगणना के अनुसार फाइनेंशियल इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड टू द सिटीज टू इंस्टॉल सोलर प्रोजेक्ट्स। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमारा जो वित्तीय सहायता है उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा है, सवाल नंबर 4 क्या है हमारा, सूर्य मित्र। सूर्य मित्र, सूर्य मित्र क्या है बच्चों, ये हमारे जो सोलर सिस्टम है इनको इंस्टॉल करने के लिए प्रशिक्षित लोग होंगे। कितने प्रशिक्षित लोग होंगे इसको, हमारे सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित। तो लगभग 30,000 यूथ विल बी ट्रेंड। ठीक है, जो यूथ ट्रेंड किए जाएंगे उनको नाम क्या रखा गया, सूर्य मित्र। कितना, 30,000। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो स्टोरेज क्षमता है, स्टोरेज सिस्टम के साथ 5 मेगावाट या इससे अधिक की स्थापित क्षमता वाले सोलर पैनलों को पूंजीगत सब्सिडी, इसकी सब्सिडी जो पूंजीगत सब्सिडी होती है हमारी, जो क्या कहते हैं हम लोग कैपिटल सब्सिडी, इसको भी यहाँ पर दिया जाएगा 5 मेगावाट तक के सोलर पार्क के लिए। इसके अलावा जो हमारा बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र है इनमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगभग, क्या कहते हैं, उनकी लागत है जो हमारी लाइनों के निर्माण के लिए, उसकी लागत कौन वहन करेगा, राज्य सरकार। ठीक, कुछ इंटेंसिव्स हैं जो सरकार लगातार दे रही है पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा जो हमारी भूमि परियोजनाएं, मतलब जो हमारी सौर सेक्टर होता है उसके लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। इसके लिए भूमि बैंक का निर्माण किया जाएगा। किसका, भूमि बैंक का निर्माण किया जाएगा। इसके माध्यम से सरकार 30 साल के लिए पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। इसके अलावा भूमि की जो अधिकतम सीमा और भूमि उपयोग में परिवर्तन से छोड़ दी गई है। मान मान्य प्रदूषण एनओसी, इसके लिए मतलब कोई प्रदूषण कर रहा है तो हम एनओसी की आवश्यकता होगी। पर्यावरण मंजूरी के लिए यहाँ पे छूट दी गई है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो भूमि होगी उस पर लगने वाले जो स्टाम्प शुल्क है उस पर 100% की छूट प्रोवाइड की गई है। और 13.5 लाख घरों को सौर रूफटॉप बिजली संयंत्र से कवर किया जाएगा। और इसके अलावा गैर आवासीय रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस नीति की विशेषता है। आपको जो भी आता है, जो मुख्य पॉइंट है उनको आप अपने आंसर्स में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस नीति की विशेषताएं। ठीक है, अगली विशेषता क्या है हमारा, मतलब कुछ और पॉइंट है। सरकारी भवनों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्कूलों, सरकारी कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को चरणबद्ध रूप से जो सोलर रूफटॉप होते हैं उनमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा यूपी सौर यूपी योजना, इसके माध्यम से जो निजी आवासीय क्षेत्र होते हैं वो ग्रिड से जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट्स जो इस नीति की विशेषताएं थी। ठीक है, तो आपको जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं, जैसे नोडल एजेंसी क्या है, अयोध्या मॉडल सिटी के रूप में बनाया जा रहा है। ठीक है, कितने शोर मित्र बनाए जाएंगे, स्टोरेज क्षमता क्या है, बुंदेलखंड पूर्वांचल के लिए क्या उपयोग किया गया है, और भूमि बैंक का निर्माण किया गया है, पर और स्टाम्प छूट पे 100% स्टाम्प छूट दी गई। ये जो मेन पॉइंट है हमारे, इन सभी को अपने आंसर्स में लिखना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आंसर कंक्लूड हो गया और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है कि सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है इसके माध्यम से न केवल नए रोजगारों का सृजन करेगी, अपितु उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की समस्या को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में यह नीति अधिक कारगर साबित होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी कंक्लूजन लिख के अपने आंसर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके लिए लेके आया है गारंटेड सिलेक्शन के लिए कई कई सारे पेड कोर्स जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसके माध्यम से जो भी यूपीपीएससी नए 2025 बच्चे लिख रहे हैं उनके लिए कंप्लीट एक जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जिसके माध्यम से आपको सभी अपडेटेड नोट्स दिए जाएंगे, करंट अफेयर दिया जाएगा, यूपी स्पेशल में यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा हमारा अन्य ग्रुप है जिसके माध्यम से जनरल हिंदी को तैयार कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा,
10 हिंदी के टेस्ट दिए जाएंगे, मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपके जो टेस्ट है उनको एवेल्यूशन भी किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारी छोटी सी जानकारी। अगर आप लोग मॉडल आंसर्स जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड हैं, जो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं एग्जाम में, उनके लिए भी हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें 90 डेज का प्रोग्राम है। इसके माध्यम से 2 तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक विदाउट मॉडल आंसर वाले होंगे, एक मॉडल आंसर के साथ होंगे, ठीक है। और ऐसे राइटिंग का भी हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसके माध्यम से आपको 36 टॉपिक या 36 निबंध कराए जाएंगे। आपको लाइव फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज के माध्यम से पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा आपके लिए। कंप्लीट चेकिंग होगी, फीडबैक दिया जाएगा, मॉडल आंसर दिए जाएंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आपको मटेरियल आपके पास है तो केवल आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको GS 1 से लेकर GS 6 तक के सभी टेस्टों को कवर किया जाएगा। उसमें सेक्शनल टेस्ट भी शामिल है और सोलन टेस्ट भी शामिल है। और केवल आप यूपी स्पेशल के लिए टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी हमारी सीरीज अलग से उपलब्ध कराई जा रही है। 5वीं छठी यानी यूपी स्पेशल के संबंध में टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे ज्ञान सर का जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य नंबर है हमारे, इन पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। कोई भी बच्चा जो अंतिम सिलेक्शन चाहता है तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बैच से अवश्य जुड़े, ठीक है। अब हम आज का सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 हमारा पेपर 4 यानी इथिक्स से पूछा गया है और हमारा सवाल है, डिफाइन प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड मेजर्स टू इंश्योर प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। यानी शासन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को परिभाषित करें, इसके महत्व और शासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा इंट्रो में ईमानदारी क्या होती है, ठीक है। तो इंट्रो हमको बता देते हैं। इंट्रो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी शब्द लैटिन भाषा के प्रोबिटास से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ होता है ईमानदारी या अच्छा, ईमानदारी या अच्छा, ठीक है। मजबूत नैतिक चरित्र और नैतिक मूल्यों के पालन करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ईमानदारी शासन और सामाजिक आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण विकास की कुशल और प्रभावी प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो इस तरह आप कोई भी अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या गया हमारा, इसको परिभाषित करें, तो हमने बता दिया परिभाषा ये होती है। इसके महत्व बताना है, ठीक है। तो ये महत्व क्या हो सकता है? अगर हम लोग शासन में ईमानदारी होगी तो शासन में लोगों का विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। अगर जो हमारी सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको कुशल होगा, जैसे PD सिस्टम में अगर कोई ईमानदार बच्चा होगा, मतलब सॉरी ईमानदार ऑफिसर होगा, तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी। तो जो हमारा वितरण होगा उसमें कुशलता आएगी। यही पॉइंट था कि भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अगर भ्रष्टाचार में कमी आएगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो इसके सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं। और दूसरा उसके बाद क्या पूछा गया है, सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के कुछ उपायों को बताएं। तो सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं ये हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मीजर्स। तो क्या सबसे पहले हो सकता है कि इनहांस ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता को बढ़ावा देना, जैसे RTI, ठीक है। जवाबदेही को बढ़ावा देना, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट को बढ़ावा देना, आचार संहिता, ठीक है, नीति संहिता तो सिविल सर्विस में भी लागू है। इसके अलावा गवर्नेंस को बढ़ावा देना, जैसे माई यूपी, ठीक है। इसके अलावा Government.in, तो ये प्रोविजंस जितने भी हैं गवर्नेंस को बढ़ावा देना। इसके अलावा अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे जैसे हम ही जज हैं, ठीक है, क्या है बच्चों, जज हैं और हम ही को निर्णय दें, तो ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ऐसे मामलों से हमको बचना चाहिए। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को बढ़ावा देना। एनुअल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी हमारे संस्थान हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए हमको ऑडिट करना पड़ेगा। इनके पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, नेगेटिव क्या है, चुनौतियाँ क्या है, तो हम इनको ऑडिट को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा सोशल ऑडिट, लोगों को जो ऑडिट रहता है उसमें शामिल करना सोशल ऑडिट के अंदर आ जाता है। तो हमको सोशल ऑडिट को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम लोग जो ग्रास रूट स्तर पर क्या चुनौतियाँ क्या है, उपाय क्या है, क्या समाधान हो सकता है, इसकी जानकारी हमको मिलेगी, ठीक है। और लास्ट में 9वां पॉइंट हमारा क्या होगा, लोगों की भागीदारी को, निर्णय क्षमता है, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाना चाहिए। जैसे 73 में 74 में संविधान संसद हमारा है, इसके माध्यम से हमको जो हमारे निचले स्तर के लोग हैं उनको जो हमारे निर्णय होते हैं उसमें शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे उपाय। इन उपायों को बढ़ावा देने के लिए कौन से विधायी उपाय कौन कौन से अपनाए गए हैं? तो पहला उपाय क्या है हमारा, विशल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, विशल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 को लाया गया। इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, हमने आपको पहले बताया था कि सूचना का अधिनियम 2005 को लाया गया। इसके अलावा CBC, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC को स्थापित किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को स्थापित किया गया, ठीक है। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की जैसे स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई, ठीक है। इसके माध्यम से लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई। तो कुछ एजेंसी हैं हमारी जो हमारे पारदर्शिता यानी ईमानदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। हम देखते हैं आज का अंतिम सवाल नंबर 6। यूपी
पेपर 6 से पूछा गया है, यूपी स्पेशल से 30 पेपर से पूछा गया है। और सवाल हमारा ये है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द लॉस ऑफ वेटलैंड इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में आज भूमि के नुकसान के पीछे के क्या कारण है। ठीक है, हाईलाइट द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व द स्टेट्स वेटलैंड। ठीक है, तो जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा आज भूमि को संरक्षण के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं उन पर भी प्रकाश डालने की बात की गई है। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि इंट्रो में हम लोग क्या लिख सकते हैं। इंट्रो हम लोग लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,33,434 वेटलैंड है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5.16% हिस्से को कवर करती हैं। और उत्तर प्रदेश में रामसर साइट लगभग 10 पाई जाते हैं, लगभग नहीं 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, इन रामसर साइट को आप दर्शाने के लिए उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाएं और छोटे में डायग्राम में आप 10 को जो रामसर साइट है इनमें से कुछ को दर्शा सकते हैं इस तरह। ठीक है, इन बाद में बीच में बॉडी के पार्ट में लिखा है। तो अब हमारे पूछते हैं कि पतन के कारण क्या है। तो पहला कारण क्या है हमारा, पॉल्यूशन। जो हमारी इंडस्ट्री लगी है उनका सीधा सीधा पानी, सॉरी, जो गंदा पानी होता है उनको नदियों में, झीलों में, नालों में छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरा क्या है हमारे, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता लगातार जा रहा है। ठीक है, तो उसके कारण जो हमारी जो प्रदूषण है यहाँ भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा चेंजेस इन लैंड यूज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस, जो हमारी भूमि उपयोग की है उनमें, जो हमारी भूमि उपयोग कृषि में होनी चाहिए उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम लोग कभी सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं, इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जो हमारी भूमि एग्रीकल्चर में जानी चाहिए उसमें हमें चेंजेस देखने को पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी चराई है पशुओं की, उसमें भी अत्यधिक क्या कहते हैं वृद्धि देखी गई है, जिसकी जो हमारी भूमि की गुणवत्ता है उसमें कमी आई है। इसके अलावा अत्यधिक सिंचाई के कारण वहाँ पर जो क्या कहते हैं हम लोग कि जो पोल्यूशन होता है, जैसे क्या कहते हैं फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, इन तत्वों का जमाव होता दिखाई पड़ रहा है। कीटनाशक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इससे जो हमारी भूमि की क्षमता है पानी प्रदूषण को बढ़ावा मिल, क्या कहते हैं पानी में प्रदूषण है उनको बढ़ावा मिला है, भूमि की जो क्षमता है उसमें कमी आई है। क्लाइमेट चेंज एक महत्वपूर्ण कारण है जो हमारी जैव विविधता है उसमें कमी ला रही है। ठीक है, जैव विविधता में कमी लाने में क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा वनों की कटाई हो रही है, जिससे हमारे जो वन्य जीव है उनमें कमी आ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे नॉर्मल पॉइंट। इसके अलावा तो हमारी कभी कभी इनवेजिव स्पीसीज होती हैं, आक्रामककारी प्रजाति होती हैं जो किसी क्षेत्र में आती हैं और वहाँ की जो स्थानीय प्रजाति होती हैं उनको विलुप्त करने का कार्य करती हैं विदेशी प्रजातियाँ। ठीक है, इसके अलावा सिंगाड़े की जो खेती है उसने भी कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट को बढ़ावा दिया है। और अत्यधिक मछली पालन, जब कल्टीवेशन अधिक होगा मछलियों का तो हम लोग वहाँ पे जो जल की गुणवत्ता है, गुणवत्ता में कमी आएगी। ठीक है, जो बीओडी होती है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ कारण पतन के कारण जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट्स हैं या रामसर जो वेटलैंड भूमि है उनमें कमी दिखाई पड़ती है। इसके कुछ कारण ये हैं। अब दूसरा पूछा हमारा गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है। तो गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है हमारा, तो सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड की स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रत्येक जिले में एक वेटलैंड को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल रामगढ़ताल गोरखपुर। ठीक है, रामगढ़ताल गोरखपुर। दूसरा क्या है हमारा, रामसार कन्वेंशन 1975। रामसार कन्वेंशन के माध्यम से हम जो अंतर्राष्ट्रीय की महत्व की वेटलैंड है उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। 2023 में हमने इसके लिए अमृत धरोहर पहल को शुरुआत किया, अमृत धरोहर पहल। ठीक है, इसके अलावा वेटलैंड रूल्स ऑफ 2017 की जो हमारी वेटलैंड नियम है, ठीक है, इनको भी इसके माध्यम से लगभग 50 जो हमारी वेटलैंड्स है 9 डिस्ट्रिक्ट में उनको अधिसूचित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा क्या है, विलेज वेटलैंड कमेटी, ग्राम वेटलैंड समिति, इसके माध्यम से ग्राम स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, वेटलैंडों का संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसको 2024 में अधिसूचित किया गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा, राज्य में प्रमुख वेटलैंडों को पर्यटन, शैक्षणिक, मनोरंजन और खेल केंद्रों के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा में स्थित है और टिकरी बनकू इको टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है हमारा, संभाव्यता मिशन। इसके माध्यम से सरकार के द्वारा विकास योजनाओं में आर्द्र भूमि संरक्षण को शामिल करने और सतत विकास को संचित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो ये होगा 6 स्कीम। इसके अलावा 7वां पॉइंट क्या है हमारा, रामगंगा में कोई भी अनुपचारित नगर पालिका सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डाला जाएगा, ऐसा प्रोविजन किया गया नेशनल गंगा रिवर विजिट अथॉरिटी के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा कंजर्व वेटलैंड फैलिंग विद इन लिमिट ऑफ 10 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ रिवर गंगा, यानी गंगा नदी की दोनों ओर 10 किलोमीटर की सीमा में जो भी भूमि आ रही है उनको संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वां पॉइंट। और इसके अलावा 9वां पॉइंट क्या है हमारा, नेशनल प्लान ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इकोटिक इकोसिस्टम। इसके माध्यम से 13 जो हमारी राज्य भर में साइट है उनको चुना गया है जिनकी संरक्षण को राज्य सरकार बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से जल गुणवत्ता की निगरानी को लगातार बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए गोमती नदी की और गंगा नदी की जो हमारी निगरानी है उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा
वेटलैंड एड्रेस का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हमारी जो जितनी भी वेटलैंड है उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जो गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा वेटलैंड के संरक्षण के लिए प्रयास करने के लिए प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड हो, मतलब 8 नंबर में है या 12 नंबर में, तो इनमें से जो मेन पॉइंट है उनको आपको एक्सप्लेन करके बता देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि पतन क्यों हो रहा है। ठीक है, ये वाले पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद बताना गवर्नमेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो ये वाले स्टेप्स आपको बाद में बता देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखें हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में सकरनी नदी का क्या कहते हैं जीर्णोद्धार किया जा रहा है, यानी रिस्टोरेशन किया जा रहा है सकरनी नदी का। इसकी परियोजना की लागत कितनी है बच्चों? 1.35 करोड़। इसकी मंजूरी पर मनरेगा के तहत दी गई है, और इससे लगभग 30,000 लोगों को जॉब मिलने की क्या कहते हैं योजना है। इसमें विधि का है, इसके माध्यम से गाद हटाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आदि भूमि की जो प्रभाव है को स्थापित किया जा रहा है, बाढ़ को रोका जा रहा है, स्थानीय कृषि को समर्थन देने के लिए इससे मदद मिलेगी। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसको आप लोग डाल सकते थे अपने आंसर्स में, और लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देना है। ठीक है, इस तरह आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 6 सवाल। और अंत में आपको बताना चाहेंगे, अगर आप भी कोई भी यूपी का एग्जाम है, यानी यूपी पीसीएस मेंस के लिए आपको अंतिम गारंटी सिलेक्शन चाहिए, तब हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्टडी फॉर सर्विस ही अंतिम वह माध्यम है जो आपको सिलेक्शन की राह बताएगा। तो इसके माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारे पेड कोर्स चल रहे हैं। इसमें पहला कोर्स हमारा है यूपी 25 मेंस की कंप्लीट तैयारी के लिए। आप हमारे GS 1 से लेकर GS 6 तक के सभी कोर्स जो भी हैं उनको अपडेटेड नोट दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, आंसर राइटिंग कराई जाएगी, यूपी के संबंध में यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, इन सभी को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके माध्यम से 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनके मॉडल आंसर को भी आपको दिया जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। इसके अलावा जनरल हिंदी की तैयारी करने के लिए आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके माध्यम से आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, 10 टेस्ट दिए जाएंगे, फीडबैक दिया जाएगा, फुल चेकिंग होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके अलावा हमारे जो यूपी की जो हमारी मेन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको एक 90 डेज का प्रोग्राम है। इसके माध्यम से आपको एक तो विदाउट मॉडल आंसर वाला प्रोग्राम है, एक मॉडल आंसर प्रोग्राम है। इसके माध्यम से तो हमारे यूपी की जो जितनी भी परीक्षा आगामी परीक्षा 2025 में आने वाली है, उसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप पे लगातार एग्जाम डायरेक्ट आ सकते हैं, उसके संबंध में हम लोग इस श्रृंखला को चला रहे हैं। तो ये 90 डेज का प्रोग्राम है हमारा, एक मॉडल आंसर के साथ है, एक विदाउट मॉडल आंसर के साथ है। जो भी आपको लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, और निबंध की कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े। इसके माध्यम से आपको 36 निबंध कराए जाएंगे, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, और आपको टेस्ट दिए जाएंगे, और आंसर राइटिंग प्रूव करने के लिए आपको मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको बताना चाहेंगे, आपको अगर आपके पास पहले से पढ़ा हुआ कंटेंट है और केवल आप आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, तब हमारे GS की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको GS 1 से लेकर GS 6 तक के सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों कराए जाएंगे। और केवल यूपी स्पेशल आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें पाँचवा छठे पेपर की टेस्ट ही कंप्लीट कराई जाएगी, और अधिक जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो ज्ञान सर का है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अन्य व्हाट्सएप नंबर या कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं।